हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टू कंपोनेंट सिस्टम। अभी तक हमने वन कंपोनेंट सिस्टम पढ़ा जिसमें हम फेजेस 1, 2, 3 लेते हैं, ठीक है। और उसमें जो हम फेज रूल पढ़ते हैं, फेज रूल, गिब्स फेज रूल, वो रहता है F = C-P+2। यही रहता है ना वन कंपोनेंट सिस्टम में। लेकिन आज हम पढ़ने जा रहे हैं टू कंपोनेंट सिस्टम, यानी यहाँ पे C बराबर रहेगा 2 के। सो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक। मेरी बात समझ में आ रही है? शाबाश। अब सपोज यहाँ पे से स्टार्ट करता हूँ मैं। अगर हम एक टू कंपोनेंट सिस्टम लेंगे और उसके ऊपर ये फेज रूल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो मैं बताता हूँ क्या होगा। हम लेंगे फेज रूल, कंपोनेंट यानी सी के बदले लिखूंगा मैं 2 -P+2। तो मैं शॉर्ट में लिख सकता हूँ टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए जो फेज रूल आएगा वो बराबर आएगा 4 - P, यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम = 4 - P। अब अगर ये फेज 1 है, इफ P = 1, यानी मिनिमम फेज जो है 1 रहते हैं ना। अगर मैं ये फेज जो है 1 कर दूं तो ये फेज रूल क्या बन जाएगा, यहाँ पे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितने आएंगी, मैं लिखूंगा F = 4 - 1 दैट = 3। यानी एक सिंगल फेज में जैसे हमने इससे पहले फेज डायग्राम पढ़ी ना वाटर वगैरह की, तो इस तरह रहते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस, 3 फेजेस रहते हैं ना एक कंपोनेंट के। अब अगर मैं इस सिंगल फेज में, ये फेज में सपोज मुझे लिक्विड फेज डिफाइन करना है, इसके ऊपर ये अप्लाई कर दूं ये रूल, ठीक है। यानी मेरे पास में सपोज सॉलिड, लिक्विड और गैस फेज है, और उसमें से मैं लेता हूं सपोज लिक्विड फेज है, गैस फेज, सपोज लिक्विड फेज लिया मैंने, और वहां पे मुझे उसका जो सिस्टम है वो डिफाइन करना है। तो उसको डिफाइन करने के लिए मुझे मिनिमम कितने वेरिएबल्स चाहिए, तो इस हिसाब से मिनिमम 3 वेरिएबल्स चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे मैंने फेज 1 रखा, कंपोनेंट्स 2 हैं, तो तब जाके बन गया डिग्री ऑफ फ्रीडम = 3। यानी मुझे 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सा वेरिएबल? टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन। 3 वेरिएबल्स को मुझे फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके ये सिस्टम यहाँ पे डिफाइन होगा, कंप्लीटली डिफाइन होगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं वन फेज टू कंपोनेंट सिस्टम लेता हूँ, यानी टू कंपोनेंट सिस्टम लेता हूँ और एक सिंगल फेज को डिफाइन करना चाहता हूँ, तो मुझे उस समय 3 चीजें लेनी है। यानी मैं बोलूँगा मुझे 3 एक्सिस ड्रा करना पड़ेंगी। कौन कौन सा? टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन। यहाँ पे कंपोजिशन है, सॉरी, या कंसंट्रेशन भी बोल सकता हूँ मैं, 2 में से। कंपोजिशन, ये 3 मुझे डिफाइन करने हैं। टेम्परेचर भी बताना है, प्रेशर भी बताना है और कंपोजिशन भी बताना है, तब जाके ये सिस्टम जो है ये डिफाइन होगा। तो ये जो 3 एक्सिस है ये 3D ग्राफ बन जाएगा, 3D ग्राफ, या मैं इसको बोल सकता हूँ सॉलिड ग्राफ। और ऑन पेपर 3D ग्राफ को रिप्रेजेंट करना बहुत ही मुश्किल है, तो इसको हम यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकते। इसके लिए सॉलिड ग्राफ लगेगा। सॉलिड मतलब हमको रियल जो है ना, मतलब 3 डायमेंशनल में ग्राफ बनाना है, और 2 डायमेंशनल पेपर पे वो ड्रा नहीं होता। अब इसके लिए क्या करेंगे हम? देखो, अब अगर मुझे इस चीज से बचना है, यानी 3D ग्राफ बनाने से बचना है, इससे मुझे बचना है 3D ग्राफ बनाने से, क्योंकि ये तो मुश्किल है ना, ये बहुत ही मुश्किल है 3D ग्राफ बनाना। इससे अगर मुझे बचना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें से एक कंपोनेंट को कांस्टेंट कर देता हूं। एक कंपोनेंट को, चाहे मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, कंपोजिशन को कांस्टेंट कर दूं, या प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में मुझे इस तरह के ग्राफ मिलेंगे।
सपोज टेम्परेचर और प्रेशर का ग्राफ लिया, ठीक है, यहाँ पे C जो है वो कांस्टेंट रख दिया, तो मुझे 2D ग्राफ मिल जाएगा। इसी तरह से अगर मैं कंपोजिशन वर्सेस प्रेशर ले लूं तो टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट कर देता हूं, तब भी मुझे 2D ग्राफ मिलेगा। अगर मुझे कंपोजिशन वर्सेस टेम्परेचर लेना है तो यहाँ पे मैं प्रेशर कांस्टेंट कर दूं तो तब भी मुझे 2D ग्राफ मिलता है। बात मेरी समझ में आ रही ना? तो इस तरह के मुझे ग्राफ मिलते हैं, राइट। तो मुझे अगर 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाना है तो मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे एक कंपोनेंट को कांस्टेंट कर देना है, चाहे मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं, चाहे मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं, और या चाहे मैं इसको कंपोजिशन को कांस्टेंट कर दूं। बात समझ में आ रही है? शाबाश, यहां तक तो हो गया। अब इस डायग्राम को, ये जो डायग्राम बन गया, ये जो ग्राफ मिल गया, इसको मैं बोल सकता हूँ प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, है ना। इसको क्या बोलूँगा, कंपोजिशन प्रेशर डायग्राम या प्रेशर कंपोजिशन डायग्राम। इसको बोल सकता हूँ टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, जहाँ पे हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं, वहाँ पे जो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हमें ग्राफ मिलता है उसको बोलते हैं आइसोबार, यानी आइसोबैरिक डायग्राम है ये। मैं इसको बोलूँगा ये आइसोबैरिक डायग्राम है। जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो हम उसको कहते हैं ये आइसोथर्मल कंडीशंस है। तो ग्राफ जो मिलेगा वहाँ पे या डायग्राम जो मिलेगी उसको मैं बोलूँगा ये है आइसोथर्मल डायग्राम, ठीक है। अगर मुझे कंपोजिशन कांस्टेंट रखना है, यानी कंपोजिशन में कांस्टेंट रखता हूँ और टेम्परेचर और प्रेशर का डायग्राम बनाता हूँ, यानी ग्राफ बनाता हूँ, टेम्परेचर प्रेशर डायग्राम, कंपोजिशन रखता हूँ मैं कांस्टेंट, तो उस सूरत में इसको बोलते हैं आइसोप्लेथल डायग्राम। समझ में आना? तो 3 तरह के डायग्राम्स हम बना सकते हैं 2 कंपोनेंट सिस्टम्स के लिए। कौन कौन सा? आइसोप्लेथल यानी प्रेशर टेम्परेचर डायग्राम, कंपोजिशन कांस्टेंट, या बनाऊंगा मैं आइसोथर्मल यानी कंपोजिशन प्रेशर डायग्राम यानी और टेम्परेचर कांस्टेंट, या मैं बनाऊंगा टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम यानी ग्राफ बिटवीन टेम्परेचर एंड कंपोजिशन लूंगा, और मैं लूंगा यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट, तो तब उस सूरत में बोलूंगा इसको मैं टेम्परेचर कंपोजिशन डायग्राम, या मैं बोलूंगा इसको आइसोबैरिक डायग्राम। क्यों? क्योंकि आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, आइसो सेम, थर्मल मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर यानी हीट, ठीक है, और आइसो मीन्स सेम, प्लेथल मीन्स कंसंट्रेशन कांस्टेंट, सेम कंसंट्रेशन। बात समझ में आ रही है? शाबाश, ये तो हो गई एक बात। अब देखो, अगर मैं इनमें से कोई भी एक फैक्टर, कोई भी एक वेरिएबल कांस्टेंट रखता हूं, तो इसका मतलब मैं एक वेरिएबल को यहां पे कम कर देता हूं। समझ में आया ना? यानी अगर मैं एक ग्राफ लेता हूं इन जैसा, यहां पे मैं कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखता हूं, यानी एक कंपोनेंट जो है, या मैं बोलूंगा एक वेरिएबल जो है मैं वो कांस्टेंट रख देता हूं, यानी मैं एक वेरिएबल को यहां पे रेस्ट्रिक्ट करता हूं, ठीक है। समझ में ना? एक वेरिएबल को मैं यहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करता हूँ। तो अब मुझे मेरे पास में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम मीन्स ये मिनिमम नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए सिस्टम, ये जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है इनमें से मैं 1 डिग्री ऑलरेडी कम कर रहा हूँ। समझ में आया ना? तो उस सूरत में मुझे जो फेज रूल मिलेगा वो कुछ नया फेज रूल मिलेगा, मैं उसको बोलूंगा रिड्यूस्ड फेज रूल, रिड्यूस्ड फेज रूल, फेज रूल, रिड्यूस्ड फेज रूल। क्यों? क्योंकि मैं फेज रूल जो है हमारे पास में, फेज रूल है हमारे पास में F = C - P + 2, ये गिब्स फेज रूल। इसमें से मैं 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस कर देता हूं, यानी यहां से अगर मैं 1 माइनस कर दूं, यहां से भी 1 माइनस कर देता हूं, तो ये बन जाएगा F - 1, या यहां पे बन जाएगा C - P + 2 - 1,
क्यों मैं एक कम कर देता हूं? क्योंकि मैं एक जो यहां पे वेरिएबल है वो कांस्टेंट रखता हूं, 1 डिग्री जो है वो कांस्टेंट रख देता हूं, वो तो फिक्स कर देता हूं पहले ही, समझ में आना, इसलिए यहां पे मैं कम कर देता हूं। तो यहां पे मिल जाएगा मुझे f-1, f-1 की जगह लिखेंगे हम f प्राइम। तो f प्राइम किसके बराबर है? f-1 के बराबर है f प्राइम, ये याद रखना। ये हो गई एक बात। दूसरी, अब यहाँ पे कंपोनेंट C है, फेजेस P है और +2 - 1 यानी 1। तो ये जो नया रूल मिल गया हमें, दिस वन, इसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल। क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड फेज रूल। समझ में आया? यहाँ पे इसको कहते हैं रिड्यूस्ड फेज रूल। तो आगे जो 2 कंपोनेंट सिस्टम्स हम पढ़ेंगे उसमें हम ये वाला रूल अप्लाई करेंगे। ये याद रखना, कौन सा वाला रूल अप्लाई करेंगे? ये वाला रिड्यूस्ड फेज रूल अप्लाई करेंगे। इसको कहते हैं हम रिड्यूस्ड फेज रूल। तो ये हम अप्लाई करेंगे। अब मैं आपको ये भी बताऊं साथ में, आगे वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम कंडेंस्ड सिस्टम्स लेंगे। क्या लेंगे? कंडेंस्ड सिस्टम्स। पहले मैं बताता हूं आपको कंडेंस्ड सिस्टम्स क्या होते हैं। कंडेंस्ड सिस्टम मतलब, देखो, कंडेंस्ड सिस्टम का मतलब रहता है जहां पे सॉलिड और लिक्विड की बात हो, यानी जहां पे सिर्फ सॉलिड और लिक्विड, यानी जहां पे वेपर ना बने, इनको बोलते हैं कंडेंस्ड सिस्टम्स। ठीक, यानी जहां पे सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम की बात हो, या सॉलिड सॉलिड की बात हो, या लिक्विड लिक्विड की बात हो, इनको हम कहते हैं कंडेंस्ड सिस्टम्स। और कंडेंस्ड सिस्टम्स में एक खास बात यह रहती है कि इन पे प्रेशर का इफेक्ट उतना ज़्यादा नहीं रहता, यानी इफेक्ट ऑफ जो प्रेशर है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर दैट इज नेग्लिजिबल। किन में नेग्लिजिबल है? ये नेग्लिजिबल है इन सिस्टम्स में, कंडेंस्ड सिस्टम्स में। कौन से सिस्टम्स में? कंडेंस्ड सिस्टम्स, यानी सॉलिड लिक्विड सिस्टम्स में, जहां पे प्रेशर का जिक्र ही ना हो। ठीक है, जहां पे वेपर को हम कंसिडर ना करें, क्योंकि प्रेशर बनता है तो वेपर की वजह से, गैस फेज की वजह से। लिक्विड के ऊपर या सॉलिड्स के ऊपर प्रेशर का उतना इफेक्ट नहीं होता। दीज आर रिलेटिवली, मैं बोलूंगा, इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, गैस को आप कंप्रेस कर सकते हैं, लिक्विड और सॉलिड को आप नेग्लिजिबल कंप्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो प्रेशर का इफेक्ट है, यहाँ पे प्रेशर का इफेक्ट हम निकाल देते हैं। यानी यहाँ पे जो हम डायग्राम्स पढ़ेंगे, ये याद रखना, उसमें हम लेंगे आइसोबैरिक डायग्राम्स, यानी आइसोबैरिक ग्राफ्स लेंगे हम, यानी हम टेम्परेचर और कंपोजिशन के बीच में ग्राफ लेंगे। किसके लिए? इन कंडेंस्ड सिस्टम्स के लिए। अब कंडेंस्ड सिस्टम्स जो है हमारे पास में, यानी सॉलिड लिक्विड सिस्टम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम जहाँ पे बनते हैं, वो हमारे पास में 3 तरह के रहते हैं, 3 तरह के सिस्टम्स। ये याद रखना, 3 तरह के सिस्टम्स। ये सिस्टम्स मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, टाइप्स ऑफ 2 कंपोनेंट कंडेंस्ड सिस्टम्स। कंडेंस्ड सिस्टम्स का मतलब क्या रहता है? सिस्टम्स इन्वॉल्विंग सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, ये याद रखना। कंडेंस्ड सिस्टम्स इन्हीं को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो कंडेंस्ड सिस्टम्स है, ये हमारे पास में 3 तरह के रहते हैं। अगर मैं 2 कंपोनेंट्स की बात करूंगा, यानी कंपोनेंट 2 रहेंगे, लेकिन कंडेंस्ड सिस्टम्स है ये। तो हमारे पास में 3 टाइप के रहते हैं। एक्चुअल में ये बहुत सारे टाइप्स के रहते हैं, लेकिन 3 मेन टाइप्स हैं जो मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ठीक है, इसमें जो है, इसमें एक आता है टाइप 1 सिस्टम, दूसरा आता है टाइप 2 सिस्टम, या मैं ऐसे लिखूँगा टाइप 2, और तीसरा आता है टाइप 3।
याद रखना हम 2 कंपोनेंट सिस्टम्स की बात कर रहे हैं और वो भी कंडेंस्ड सिस्टम्स, कंडेंस्ड मोड में, राइट। यानी सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम सिर्फ बने, वहां पे वेपर का कोई रोल नहीं होगा, ठीक है। तो पहला जो टाइप है, पहला टाइप कुछ ऐसा है, मान लीजिए हमारे पास में 2 कंपोनेंट्स है ए और बी। ये 2 कंपोनेंट्स आपस में अगर सॉलिड में इमिसिबल है, इमिसिबल मतलब ये सॉलिड में आपस में मिक्स नहीं होते, लेकिन जब मैं इनको यानी जब ये सॉलिड रहते हैं तो ये ए अलग रहता है और बी अलग रहता है, लेकिन जब मैं इनको मेल्ट करता हूँ, क्या करता हूँ, मेल्ट, तो ये बनाते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन मतलब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं। दीज आर दी सिस्टम्स, क्या मैं बोलूँगा, दीज टाइप 1 सिस्टम जो है ये ऐसे सिस्टम्स हैं, दीज आर सिस्टम्स इन विच 2 components are miscible only in molten state या लिक्विड स्टेट, मोल्टन स्टेट और लिक्विड स्टेट। यानी जब मैं मेल्ट करता हूं तो ये मिसिबल हो जाते हैं, मिसिबल, लेकिन जब मैं इनको सॉलिडिफाई करता हूं तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं, अलग अलग वापस क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। समझ में आया ना। दूसरा टाइप जो है, इसमें 2 कंपोनेंट्स अगर मैं मिक्स कर दूं और उनको लिक्विड फॉर्म में ले लूं, सॉल्यूशन फॉर्म ले लूं, तो सॉल्यूशन इनका मिसिबल है, ठीक है। और सॉलिड में भी ये मिसिबिलिटी दिखाते हैं, यानी सॉलिड में भी ये मिसिबल ही रहते हैं। यानी यहाँ पे सॉल्यूशन और सॉलिड दोनों में ये सॉल्यूशन बनाते हैं, यानी मिक्स हो जाते हैं, ये अलग अलग नहीं होते, ठीक है। फिलहाल मैं टाइप बता रहा हूँ, इसके बाद मैं इनकी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा। तीसरा जो है, तीसरा, इनमें क्या होता है, इनमें अगर आप इनको लिक्विड स्टेट में लेंगे यानी सॉल्यूशन में लेंगे, लिक्विड यानी मोल्ट, मैं ऐसा बताऊंगा पहले, सॉलिड स्टेट में लेंगे, सॉलिड में इनका कोई कंपोजिशन होगा, लेकिन जब ये मेल्ट हो जाते हैं तो इनका कंपोजिशन चेंज होता है, कंपोजिशन चेंज हो जाता है। यानी सॉलिड में इनका अलग कंपोजिशन रहता है, लेकिन मेल्ट होने के बाद में इनका कंपोजिशन अलग रहता है। मैं बोलूँगा इनका कंपोजिशन मेल्ट होने से पहले ही बदल जाता है, ये याद रखना। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन में रहेंगे वही कंपोजिशन यहाँ पे भी रहेगी। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये आपस में मेल्ट ही नहीं होते, समझ में आया ना। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि टाइप 1 में 2 कंपोनेंट्स आपस में ना तो सॉलिड में कंपाउंड बनाते हैं ना लिक्विड में, यहाँ पे सिर्फ मिसिबल होते हैं, कंपाउंड नहीं बनाते, यानी नो कंपाउंड फॉर्मेशन, ये याद रखना, ठीक है। दूसरा जो है, यहाँ पे कंपाउंड बनता है और उसकी कंपोजिशन लिक्विड में और सॉलिड में सेम रहती है। कंपाउंड बनता है लिक्विड में भी और सॉलिड में भी सेम रहता है। यहाँ पे भी कंपाउंड बनता है, लेकिन जो कंपोजिशन उसकी सॉलिड फॉर्म में रहती है वो कंपोजिशन लिक्विड फॉर्म में नहीं रहती, ये याद रखना। यानी इसमें तो कंपाउंड बनता ही नहीं, मिक्स होते हैं लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड में ये अलग अलग हो जाते हैं। इसमें कंपाउंड बनता है और उस कंपाउंड का जो कंपोजिशन सॉलिड स्टेट में है वही लिक्विड स्टेट में भी होगा, यानी मोल्टन स्टेट में, मेल्ट होने के बाद में। यहाँ पे जो सॉलिड बनेगा उसका कंपोजिशन जो सॉलिड स्टेट में रहेगा वो कंपोजिशन मेल्ट होने से पहले ही चेंज हो जाता है, यानी सॉलिड में अलग कंपोजिशन और मेल्ट में अलग कंपोजिशन। यहाँ पे सॉलिड में भी वही कंपोजिशन, लिक्विड में भी वही कंपोजिशन। यहाँ पे तो कंपाउंड ही नहीं बनता, यहाँ पे सॉलिड में ये अलग अलग रहते हैं, लेकिन लिक्विड में ये मिक्स हो जाते हैं। मिक्स मतलब ये मिसिबल हो जाते हैं, लेकिन आपस में रिएक्ट नहीं करते, कोई कंपाउंड नहीं बनाते। समझ में आया। ये जो है ये वाला सिस्टम, इसको बोलते हैं सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम, सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम।
ये टाइप 1 सिस्टम है। टाइप 2 जो है इसको हम बोलते हैं सिस्टम विद कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? सिस्टम विद कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट ये बताऊंगा। और ये जो है ये है सिस्टम विद इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। ये याद रखना, यहां पे कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, यहां पे इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। अब ये चीजें जो ना, ये टर्म्स ये मैं समझा दूंगा आपको, ये याद रखना। देखो यूटैक्टिक सिस्टम, जो यूटैक्टिक सिस्टम ये बताता हूं। यूटैक्टिक का मतलब रहता है सिंपल मेल्टिंग पॉइंट या लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट बोलूंगा मैं, लोवेस्ट एमपी। ये समझाता हूं मैं क्या होता है। देखो अगर मेरे पास में सपोज एक सब्सटेंस है ए, उसका मेल्टिंग पॉइंट है सपोज अंडर 20 डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर अगर मैं इम्प्योरिटी डालता हूं बी, हमको मालूम है कि इम्प्योरिटी डालने से एक कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज हो जाता है। सपोज मैंने 1% बी डाला, 2%, 3%, 5%, 10%, 15% बी पे सपोज इसका मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम हो जाता है। उसके बाद में अगर मैं 16%, 17% बी डालता हूं तो उसके बाद में इसका मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं होता, क्योंकि इसका भी कोई लिमिट होता है ना। ये मैं आगे समझा भी दूंगा क्योंकि हमें ये अलग सेपरेट भी पढ़ना है। लेकिन फिलहाल याद रखो कि इसमें जो होता है, इसमें मेल्टिंग पॉइंट बी डालने की वजह से डिक्रीज होता है, लेकिन बी ए के साथ रिएक्ट नहीं करता। ये सिर्फ इसके क्रिस्टल्स को डिस्टर्ब करता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करता है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट रहता है, इसको हम बोलते हैं यूटैक्टिक पॉइंट। क्या बोलते हैं? यूटैक्टिक पॉइंट, लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, इसके ऊपर जो लिक्विड रहेगा उसमें ए और बी दोनों मिसिबल रहेंगे, लेकिन जब ये सॉलिडिफाई होगा तो ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। यानी यूटैक्टिक सिस्टम्स ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें एक ऐसी कंपोजिशन आती है ए और बी की कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हो जाता है, लेकिन ये ए और बी आपस में कंपाउंड नहीं बनाते। ये सिर्फ लिक्विड स्टेट में मिसिबल रहते हैं, सॉलिड स्टेट में ये अलग अलग हो जाते हैं। समझ में आया? शाबाश। अब मैं दूसरा एक सिस्टम बताता हूँ आपको। इसकी एग्जांपल्स बताता हूँ। पहले इसकी एक एग्जांपल देखो, हमारे पास में जो है वो है लेड और सिल्वर की। लेड सिल्वर आपस में नहीं मिलते लेकिन यूटैक्टिक मिक्सचर बनाते हैं, यानी लिक्विड फॉर्म में ये मिसिबल रहते हैं। इस तरह से पोटेशियम आयोडाइड और वाटर, ठीक। इस तरह से बिस्मथ और कैडमियम, दीज सिस्टम्स आर सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम्स। अब ये कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग सिस्टम्स देते हैं, क्या होता है? देखो कॉन्ग्रेंट मेल्टिंग सिस्टम क्या होता है। इसमें सपोज हमने सी और डी डाल दिया, ये दो कंपोनेंट्स, ये दो कंपोनेंट्स आपस में मिक्स होंगे, रिएक्ट होंगी। यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती, रिएक्ट होंगे, कंपाउंड बनाएंगे। ए अलग चीज है, बी सी अलग चीज है, डी अलग चीज है। ये दोनों मिक्स होके आपस में कंपाउंड बनाएंगे। और इस कंपाउंड को अगर आप मेल्ट करेंगे, मेल्ट, तब भी इसका कंपोजिशन वही रहेगा, और जब इसको आप सॉलिडिफाई करते हैं तब भी इसका कंपोजिशन वही रहता है। यानी इसमें ये आपस में रिएक्ट करते हैं और इनका जो कंपोजिशन है, ये जो कंपाउंड का जो कंपोजिशन है, कंपाउंड जो बनता है दो कंपोनेंट्स का जो कंपाउंड बनता है, उसका मोल्टन स्टेट में और सॉलिड स्टेट में कंपोजिशन सेम रहता है। समझ में आया ना? यहाँ पे कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल मैं वाटर और FeCl3 की बात करता हूँ, FeCl3 प्लस वाटर। ये क्या बनाता है? ये बनाता है FeCl3 हाइड्रेट कंपाउंड बनाता है। इस हाइड्रेट का जो मेल्टिंग पॉइंट से पहले कंपोजिशन होगा वही मेल्टिंग पॉइंट के बाद में भी होगा। समझ में आया ना?
तो कंपोजिशन चेंज नहीं होता है। इस तरह से Mg और जिंक ये आपस में मिलते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं MgZn2 सपोज। इसका कंपोजिशन जो मेल्ट में रहेगा वही इसका कंपोजिशन सॉलिड स्टेट में भी रहता है। क्लियर? इसका कंपोजिशन चेंज नहीं होता और ये आपस में रिएक्ट भी करते हैं। और तीसरा टाइप जो है कॉन्ग्रेंट का मतलब अब समझ में आ गया। कॉन्ग्रेंट मतलब सेम, जो ऊपर है वही नीचे भी है। ठीक है, यानी साइमल्टेनियसली, मैं बोलूँगा साइमल्टेनियसली दोनों मेल्ट होते, क्योंकि ये दोनों ने मिलके एक कंपाउंड बनाया होता है, एक यूनिट बनाया होता है और वो यूनिट साइमल्टेनियसली मेल्ट होता है। जो इसका कंपोजिशन सॉलिड स्टेट में रहता है वही मेल्ट स्टेट में भी रहता है। क्लियर? अब इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट, इसका मतलब क्या रहता है? इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट का मतलब रहता है कि इनमें कंपोजिशन सेम नहीं रहता। यानी यहाँ पे दो कंपोनेंट्स सपोज E प्लस F ये आपस में रिएक्ट होते हैं। रिएक्ट होके क्या बनाएंगे? कंपाउंड, एक पर्टिकुलर कंपोजिशन बनाएंगे ये कंपाउंड का। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड है इसका कंपोजिशन जो सॉलिड में रहेगा, जो कंपोजिशन रहेगा वो लिक्विड में वही कंपोजिशन नहीं रहता, यानी मेल्ट होने के बाद में वही कंपोजिशन नहीं रहता। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज NaCl है, इसके साथ में मैंने वाटर मिला दिया, ये बनाएगा NaCl हाइड्रेट, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, NaCl हाइड्रेट। अब ये सॉलिड है, सॉलिड में इस फॉर्म में रहेगा, लेकिन अगर मैं इसको हीट कर दूं, क्या कर दूं? हीट, तो ये पहले NaCl प्लस वाटर अलग अलग हो जाएंगे, उसके बाद में मेल्ट होंगे, उसके बाद में ये मेल्ट होगा। ये याद रखना, यानी मेल्ट होने से पहले ही इसकी जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, तभी हम इसको बोलते हैं इनकॉन्ग्रेंट मेल्टिंग पॉइंट। यानी ये दोनों एक साथ मेल्ट नहीं होते, यानी कंपाउंड के फॉर्म में ये मेल्ट नहीं होते। इनकी पहले जो कंपोजिशन है वो चेंज हो जाती है, NaCl अलग, वाटर अलग, वाटर पहले ही इवापोरेट हो जाता है, उसके बाद में NaCl मेल्ट होता है। तो इसका मतलब ये दोनों साइमल्टेनियसली मेल्ट नहीं होते। या मैं ऐसा बोलूँगा, सॉलिड में जो इसका कंपोजिशन था NaClH2O, NaCl हाइड्रेट, वो कंपोजिशन मेल्ट में नहीं रहेगा। मेल्ट में क्या रहेगा? सिर्फ अब NaCl है ना, वाटर तो पहले ही निकल गया, यानी मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही इसकी कंपोजिशन चेंज हो जाती है। क्लियर? तो आई होप ये 3 सिस्टम्स आपको समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सिंपल यूटैक्टिक सिस्टम और इसमें कोई डायरेक्ट एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक शेयर करना दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ये कभी कभी बोलना ही पड़ता है। ठीक है, चलो आज इतना ही।